हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ऑल अबाउट नेट जेआरएफ। स्पेशली हम देखेंगे केमिकल साइंसेज में, सिंपली केमिस्ट्री में नेट जेआरएफ के बारे में। उस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आज कि नेट एग्ज़ाम क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, नेट और नेट जेआरएफ में डिफरेंस क्या है, सीएसआईआर जेआरएफ क्या होता है, यूजीसी जेआरएफ क्या होता है, फेलोशिप मिलती है या नहीं मिलती है तो कितनी मिलती है, जॉब और पीएचडी में बेटर ऑप्शन कौन सा है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये स्लाइड आपको दिखा रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का नाम क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। दो चीज़ आप सुनते आए होंगे, एक सुनते आए होंगे यूजीसी नेट और एक सुनते आए होंगे सीएसआईआर ज्वाइंट यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो ये जो ज्वाइंट यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम होती है, ये होती है साइंस के लिए, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, इनके लिए होती है। और जो फेमस है, आप लोग सुनते हैं यूजीसी नेट या फिर यूजीसी जेआरएफ की सिंपली बात करते हैं, तो वो एग्ज़ाम आर्ट्स के लिए होती है। तो हम जो बात करने वाले हैं आज, हमें बात करने वाले हैं ज्वाइंट यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ के बारे में। एग्ज़ाम कराता कौन है, कंडक्ट कौन करता है, तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेवल ऑफ एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे, ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम बोले तो कितने बार एग्ज़ाम कराई जाती है, ये तो साल में 2 बार कराई जाती है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। अप्लाई कैसे करना होता है, तो इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है एनटीए की वेबसाइट। जब भी फॉर्म आता है तो एनटीए वेबसाइट पे जा करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम होता कैसे है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है इसका जब भी होता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो यहाँ पर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और 4 में से केवल एक ही ऑप्शन सही होता है। फिर बात करें मीडियम ऑफ एग्जाम, तो हाँ, यहाँ दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास, हिंदी और इंग्लिश के। आप कोई भी चुन सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं उस भाषा में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं केमिकल साइंस के बारे में, तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें 75 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल मार्क कितना होता है, तो 200 नंबर का पेपर होता है। और कितने घंटे का, 3 घंटे का। फिर अगला क्वेश्चन आता है नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। बिल्कुल होती है नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर 1/4 मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे कि यदि किसी क्वेश्चन का पूर्णांक जो है 2 नंबर है, तो उसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगा यदि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। यदि कोई क्वेश्चन 4 नंबर वाला है, आपने गलत कर दिया, तो वहां पर 4/4 मीन्स -1 मार्क आपके कम हो जाएंगे वहां पर। इस प्रकार से यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इस एग्जाम में एलिजिबिलिटी कैसे मिलती है, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री पास आउट है या फिर परसू कर रहा है अभी, और उसके 55% हैं, और वो अनरिजर्व्ड या फिर सिंपली जनरल कैटेगरी से है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो वो उसके लिए एलिजिबल है। और यदि कोई स्टूडेंट ओबीसी, एससी, एसटी या फिर दिव्यांग है, तो उसके लिए 50% एमएससी में होना चाहिए, तब वो इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब यहाँ पर 2 पार्ट है। यहाँ पर एक है पहला नेट एलएस, जिसको लेक्चरशिप बोलते हैं, दूसरा है नेट जेआरएफ। तो अब अंतर क्या है, एग्ज़ाम आपका एक ही होता है, डिपेंड करता है कि आप मार्क्स कितने पाए हुए हैं। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर डिसाइड होता है कि आपको लेक्चरशिप के लिए अवार्ड किया गया है या फिर नेट जेआरएफ आपको अवार्ड किया गया है। तो ऐसा होता है कि नेट लेक्चरशिप की जो कट ऑफ है वो हमेशा कम जाती है, और नेट जेआरएफ कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है उससे। अपर एज लिमिट नेट एलएस के लिए कोई नहीं है। आप जब तक चाहें तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं लेक्चरशिप के लिए। लेकिन हाँ, यदि आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 28 साल तक ही एलिजिबिलिटी होती है। 28 साल के बाद आप नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको 3 साल का इसमें एक्सटेंशन मिला हुआ है। और यदि कोई कैटेगरी, कोई बंदा एससी, एसटी या फिर दिव्यांगजन है या फिर महिला है, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। जबकि नेट लेक्चरशिप के लिए कोई भी एज लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। और नेट एलएस और जेआरएफ में डिफरेंस क्या होता है, तो नेट एलएस क्वालिफाई करने के बाद आप
असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम जो होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो होता है किसी भी स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें आप एलिजिबल होते हो उस एग्जाम में बैठने के लिए, उसके एग्जाम को देने के लिए। जबकि यदि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप एलिजिबल तो होते ही हो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, साथ में आपको फेलोशिप भी मिलती है यदि आप पीएचडी ज्वाइन करते हो कहीं पर, ठीक है। और नेट एलएस क्वालिफाई करने के बाद उसकी सर्टिफिकेट जो होती है उसकी वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम, जबकि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रोफेसरशिप के लिए तो एलिजिबिलिटी रहती है लाइफ टाइम, लेकिन यदि आपने 2 साल के अंदर पीएचडी ज्वाइन नहीं किया तो ये जो फेलोशिप का आपको मिल रहा है यहाँ पर, वो फेलोशिप नहीं मिल पाएगी। कहने का मतलब है जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद 2 साल के अंदर आपको पीएचडी ज्वाइन करना है, अदरवाइज उसका जेआरएफ एक्सपायर हो जाएगा, आप सिंपल एलिजिबल रह जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। फेलोशिप नेट एलएस में कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, और नेट जेआरएफ में यदि आपने कहीं पीएचडी ज्वाइन कर लिया तो शुरू के 2 सालों में आपको, जैसे आपने आज ज्वाइन किया तो आपके आज से लेकर के 2 साल तक आपको जेआरएफ माना जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलो माना जाएगा, और उसमें आपको 37,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं, ठीक है। और 2 साल के बाद जैसे आप एसआरएफ बनते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो, तो 3 साल तक लगातार आपको 42,000 पर मंथ मिलता है। साथ में एचआरए मिल सकता है आपको, यदि आपने हॉस्टल ज्वाइन नहीं किया, वहाँ का हॉस्टल नहीं लिया है तो उसमें आपको एचआरए मिलता है, और यदि आपने हॉस्टल वगैरह लिया है तो एचआरए नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कंटीजेंसी भी होती है और सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो कुछ बच्चों को सीएसआईआर जेआरएफ मिलता है और कुछ लोगों को यूजीसी जेआरएफ मिलता है। किसी की सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, मार्कशीट पे लिखा होता है सीएसआईआर जेआरएफ, और किसी पे लिखा रहता है यूजीसी जेआरएफ। तो उनमें कोई खास अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि जिनके सर्टिफिकेट पे सीएसआईआर जेआरएफ लिखा होता है उनकी फेलोशिप जो है सीएसआईआर के थ्रू आती है, और जिनकी सर्टिफिकेट पे यूजीसी जेआरएफ लिखा होता है उनकी फेलोशिप यूजीसी की तरफ से आती है। ये सिंपली एक फंडिंग एजेंसी है, सीएसआईआर भी और यूजीसी भी, ठीक है। इसमें और कोई डिफरेंस नहीं होता है। एग्जाम पैटर्न कैसा है, हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल साइंसेस के बारे में। टोटल मार्क आपके होते हैं 200 नंबर का, समय होता है आपका 3 घंटे का। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है पेपर को आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्या होता है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं इसमें। टोटल क्वेश्चन 20 आते हैं सेक्शन ए में, उसमें से आपको 15 करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके होते हैं 2 मार्क के, और यदि आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया इसमें से तो आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 उसका, 2 का 1/4 बोले तो -0.5 आपके मार्क कम हो जाते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी में केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको 35 करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क है आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है इसमें। सेम इसमें भी नेगेटिव मार्किंग -0.5 की ही होती है। सेक्शन सी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम का, जिसमें प्योरली केमिस्ट्री आती है, इसमें भी इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपको सिर्फ 25 करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। और नेगेटिव मार्किंग कितने हो जाएगी इसमें, 4/4 बोले तो -1 की नेगेटिव मार्किंग इसमें हो जाती है। तो आपके पेपर जो है पूरे 200 नंबर में से सेक्शन ए बी सी डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन, 15 गुणे 2 मतलब 30 नंबर यहाँ से, और 35 गुणे 2 70 यहाँ से, और 100 यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 200 नंबर पूरा पेपर होता है। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है कि यदि तैयारी करते करते कहीं जॉब लग गई, ठीक है, साथ में जेआरएफ ही हो गया, जॉब भी लग गई, तो जॉब करना बेहतर है या फिर पीएचडी करना बेहतर है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका अल्टीमेट गोल जॉब ही होता है। तो यदि आपको अच्छी जॉब मिल रही है तो बिल्कुल जॉब के साथ ही आना चाहिए, और खासकर यदि गवर्नमेंट जॉब है तो बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा, यदि आपको बहुत ज़्यादा मन है रिसर्च का तो बिल्कुल भी आप फ्री हैं आप करने के लिए, आप पीएचडी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्ट टाइम पीएचडी का भी ऑप्शन होता है, तो आप जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर मेरे ईमेल पे आप मेरे से लिख करके पूछ सकता है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी केमिस्ट्री की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए यहाँ पर पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है काफ़ी, तो यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।